हेलो बच्चों, ये हमारी 27 अप्रैल को मैं जो टेस्ट लिया था उसकी फिजिक्स की डाउट क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं बस स्टार्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अ साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस एट 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस। तो यहाँ पर क्या वेरिएबल उसमें इक्वेशन बना लेना बेस्ट आइडिया है। तो मान लो ये मेरा साइक्लिस्ट है, यहाँ पर इनिशियली उसको x इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइक्लिस्ट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो किसी भी टाइम पे साइक्लिस्ट के लिए जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20 t। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब ये यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे था, वहां पर जो बस है उसकी इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 96 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर मैं बस के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं, पोजीशन ऑफ बस, तो जाएगी 96 प्लस 0t, बिकॉज ut की वैल्यू 0 हो गई, हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ ऑफ 2t स्क्वायर करके ये t स्क्वायर हो जाएगी। अब ये ओवरटेक कब करेगा? जब 20t इज इक्वल टू 96 प्लस टी स्क्वायर हो गई, जो कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो मैं मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। ये 8 और 12 में टूट जाएगा, तो बेसिकली t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 12, ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 8 पे जो साइक्लिस्ट है वो पहली बार बस को ओवरटेक करेगा, लेकिन क्योंकि बस एक्सेलरेट कर रही है तो थोड़ी देर के बाद फिर वो अपनी रफ्तार बढ़ा करके साइक्लिस्ट को t इज इक्वल टू 12 पे एक्सेलरेट कर लेगी। तो ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, हालांकि मैंने पूछा नहीं है, तो साइक्लिस्ट तो जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ऐसे जा रहा है। बस के पास थोड़ी सी लीड है कुछ 96 की, तो बस से पहले स्लो चल रही है, तो कहीं पर साइक्लिस्ट ने इसको ओवरटेक कर लिया और बाद में फिर बस ने इसको ओवरटेक कर लिया। ये t इज इक्वल टू 8 पे हो रहा है और ये t इज इक्वल टू 12 पे हो रहा है। ये मेरे दो सोल्यूशन है, जिसमें से पहले वाले पे ओवरटेक करेगा साइक्लिस्ट बस को, और दूसरी वाली पोजीशन पे साइक्लिस्ट जो होगा उसको बस ओवरटेक कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके बाद कह रहे हैं पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 बाई पाई मीटर विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तुमको रेडियस दे रखा है, आर, मैं वेरिएबल में काम कर रहा हूँ, बाद में वैल्यू डाल दूंगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब अल्फा जो है, जो कि मुझे पता नहीं है, अभी मैं निकालूंगा और वहां से आर अल्फा से टेंजेंशियल निकालूंगा। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, ये एक्चुअली काइनेमेटिक्स की बजाय, काइनेमेटिक्स से भी कर सकते थे पर लेकिन ये रोटेशन में करने के लिए ज्यादा आसान सवाल है। तो मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि 0 होगा शुरुआत में, प्लस 2 अल्फा थीटा लिखूं तो दो चक्कर में मेरा थीटा हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई। ठीक है, तो 2 इंटू 2 पाई, तो ये 8 पाई इंटू अल्फा हो जाएगा। अब यहां पर मेरी जो ओमेगा है, इस ओमेगा की वैल्यू 80 अपॉन आर यानी कि 20 पाई है, इसलिए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई अल्फा आ गया। यहां पर मैं ये 20 कट जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई अल्फा आ गया। यहां से अल्फा की वैल्यू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अभी मुझसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा हो जाएगा, जो कि 20 अपॉन पाई इंटू 2 पाई हो जाएगा, तो पाई से पाई कट गया, ये 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर्कल में घूम रहा है तो हम अल्फा और थीटा में काम करें तो ज्यादा अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन सॉरी क्या क्या मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन इज F1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है। तो क्या हो जाएगा, धीमे से इक्वेशन लिखूं, तो जब मैं बॉडी को ऊपर खींच रहा हूंगा तो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो mg sin थीटा का नीचे लग रहा होगा, और इसके अलावा म्यू mg cos थीटा का भी नीचे लग रहा होगा। तो F1 की वैल्यू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा हो जाएगी। मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। अब अगर तुम उसको नीचे गिरने से रोक रहे होगे तो दूसरे केस में तुम यहाँ पर F2 लगा रहे होगे तो नीचे की तरफ mg sin थीटा तो वैसे ही लग रहा होगा, लेकिन चूंकि वे नीचे गिरने वाली इसलिए फ्रिक्शन इसको ऊपर लग रहा होगा, तो उसकी वैल्यू म्यू mg cos थीटा ऊपर लगेगी। तो बेसिकली क्या है, एक ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, जब हम उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और अगर वो नीचे गिर रहा है हम खाली रोक रहे हैं तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, बिकॉज जब नीचे गिरने वाला है तो फ्रिक्शन नीचे गिरने को अपोज करेगा, जब हम ऊपर खींचना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो यहां से F1 बाई F2 की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं, F1 बाई F2 की वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो अगर मैं mg कॉमन ले लूं तो आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और अपॉन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ऑब्वियसली मैंने क्या किया, ऊपर नीचे mg कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया है। अब यहां पर उन्होंने बता दिया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू। तो अगर मैं दोनों साइड ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दूं, मतलब पूरे चीज को अपॉन cos थीटा कर दूं, तो यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में 3 म्यू हो जाएगा और डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस म्यू हो जाएगा, यानी कि 2 म्यू माइनस म्यू म्यू हो जाएगा। इसलिए रेशो F1 बाई F2 का रेशो 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज। क्या होगा, ये मिसप्रिंटिंग है, ओवर द एज ऑफ द टेबल। इफ g is the acceleration due to gravity, work done to pull the hanging part। तो ये तो भाई काफी स्टैंडर्ड सा सवाल है। यहाँ पर हम लोगों को वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो मेरी इनिशियल पिक्चर है, तो यहाँ पर 1/3 का मतलब m/3 मास की ये चेन, ये वाला हिस्सा तो ऊपर है, तो अगर मैं इस वाले लेवल को डेटम मानूं तो जो नीचे 1/3 लेंथ का हिस्सा है इसका मिड पॉइंट डेटम से L/6 नीचे है, इसलिए m/3 इंटू जी इंटू माइनस L/6 ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जब थोड़ा सा हिस्सा नीचे लटक रहा है, L/6 है। और जब मैंने खींच के पूरा ऊपर कर लिया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो कल तो डेटा पे आ गई। तो जो मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो mgL/18 हो जाएगी। इतना मैंने वर्क किया होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो मैंने कोई चेंज नहीं करी, तो जो भी वर्क करना है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज। तो ये सवाल मैं कई बार करा चुका हूँ, मैं जनरलाइज्ड करके कराना चाहता हूँ। बेसिकली ये कहते हैं अगर कोई चीज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है तो सेंटर की वेलोसिटी अगर v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, पहली बात तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाती है, ये रोलिंग की कंडीशन है। और फिर किसी भी पॉइंट p की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेक्टर के फॉर्म में हम लोग ऐड करते हैं बिकॉज दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, और वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c ये r ओमेगा हो जाएगी, लेकिन ये वाली r ओमेगा भी इस बार 2 मीटर पर सेकेंड
विद रिस्पेक्ट टू सेंटर हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप हो गई, और सेंटर की वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप ही है, इसलिए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2 + 2 जुड़ करके 4 हो गए, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता तो ये वाला टर्म 2 होता, ये वाला टर्म -2 होता, तो ये 0 हो जाता। अगर सपोज करो कोई मुझसे पूछ रहा था पॉइंट पी यहां पर है, तो जो आप मेगा वाला टर्म है वो 2j का हो जाता, और vc वाला जो टर्म है, मतलब ये वाला टर्म 2j का हो जाता, ये वाला टर्म 2i हो जाता, तो फिर मेरी वेलोसिटी 2√2 मीटर पर सेकेंड हो जाती, बिकॉज वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की निकाल सकते हैं। पहले उस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर निकालनी, जो कि r ओमेगा टैंजेंशियल डायरेक्शन में है, और फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर उसमें ऐड कर देनी, और दोनों को वेक्टर की तरह ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, फॉर अ कांस्टेंट हाइड्रोलिक stress P on an object with bulk modulus P, the fractional change on the volume value। भाई ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, पता नहीं किसने ये पूछा है। डेफिनेशन ही बल्क मॉडुलस की स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, जहां पे स्ट्रेन की वैल्यू dv/v का मॉड होती है, मतलब ऐसे -dv/v होती है, बट dv/v का मॉड होती है। तो ये मेरा स्ट्रेस अगर p है, तो ये dv/v वहां चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू p/b हो जाएगी। ये डाउट नहीं पूछा जाना चाहिए, गड़बड़ लगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड अ प्लंजर ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर। इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 35 किलो न्यूटन। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर इन किलो न्यूटन। अच्छा तो बेटा ये छोटी सी मिसप्रिंटिंग है, ये इन आंसर को देख करके किलो न्यूटन नहीं होगा, ये न्यूटन में होगा, तो अगर इस वजह से आपकी गलती हुई है तो आई एम सॉरी। बेसिकली क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिंपल सा कंसेप्ट है। होता क्या है कि मुझे कोई भारी चीज उठानी होती है, जैसे मुझे F2 फोर्स लगाना होता है, तो उसको मैं बड़े एरिया वाले साइड पे रख देता हूँ, और छोटे एरिया वाली साइड पे फोर्स लगाता हूँ। तो पास्कल्स लॉ की वजह से, जो कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर होना चाहिए, तो अगर मैं इधर F1/A1 का प्रेशर लगा रहा हूँ, उधर उतने ही प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा वो F2 ऐसा होगा कि वो F2/A2 के इक्वल हो। तो यहां से F1 की वैल्यू, जो मुझे फोर्स लगाना है, वो F2 इंटू A1/A2। अब इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं कि मुझे 35,000 न्यूटन का फोर्स लगाना है हैवी बॉडी के ऊपर। मुझे अगर 35,000 न्यूटन का फोर्स लगाना है हैवी बॉडी के ऊपर, तो मैंने इसको एक ऐसी मशीन में रखा जहां पर जो मेरा प्लंजर है, जहां से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो 2 सेंटीमीटर के डायमीटर का है, और जहां मशीन पे हैवी बॉडी रखी है वहां का जो रैम है वो 30 सेंटीमीटर डायमीटर का है। तो एरिया जो होगा वो डायमीटर के स्क्वायर में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू हो जाएगी 2/30 का होल स्क्वायर। ये 1/15 हो गया, तो इसको डिनोमिनेटर में 225 कर देंगे, तो 35,000 अपॉन 225 करेंगे, तो ये करीब करीब 156 न्यूटन आ जाएगा। ये किलो न्यूटन में प्रिंटिंग है, इसकी इस वजह से गलती होगी, आई एम सॉरी। मैं इसको पेपर में चेंज कर दूंगा फिर ले जाकर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, if 10 gram of ice is added to 40 gram of ice at 15 degrees Celsius, 40 gram of water at 15 degrees Celsius, then temperature of the mixture is। इस तरह के सवालों में हम लोगों को पता नहीं होता है कि जो मैंने वाटर ऐड किया है वो आइस को पूरा पूरा मेल्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास 10 ग्राम आइस थी, मैंने इसको पूरा का पूरा मेल्ट कर दिया, 100% वाटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इस चक्कर में जो मेरे पास 40 ग्राम वाटर था वो 15 से टी टेम्परेचर पे चला गया। तो जो हीट लॉस बाई वाटर है वो हो जाएगा 14 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ लेकिन मुझे क्योंकि 40 ग्राम 40/1000 किलोग्राम कर लेना चाहिए, तो बेसिकली कट गया, इंटू 15 - T हो जाएगा। तो हीट लॉस बाई वाटर
एम एस डेल्टा टी हो गई, तो मास 40 ग्राम हो गया, जो 40 किलोग्राम कर लिया, स्पेसिफिक हीट यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू 15 से टी तक गया, तो 15 माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द आइस, तो वो हो जाएगी 10 ग्राम आइस को 10/10⁻³ लिख दी, बिकॉज हमने यूनिट्स वैसे दे रखी हैं, इंटू एल प्लस, तो ये एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी होनी चाहिए थी, तो एस डेल्टा टी ऐसे लिख करके इसको ब्रैकेट में डाल दूं, तो एल की वैल्यू मेरी यहां पर हो गई 3.36 इंटू 10⁵ और प्लस 4.2 इंटू 10⁵ इंटू टी माइनस 0, ठीक है। तो ये 10⁵ और ये 3.36 का 336 होके ये कट गया, ये 0 से ये 4 हो गया, तो मेरी ये इक्वेशन बन गई बेसिकली 16.8 इंटू 15 माइनस टी इज ये 336 प्लस 4.2 टी आ गया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से टी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो दो केस हो सकते थे, अगर टी पॉजिटिव आ जाता है यानी कि 0 डिग्री से ऊपर आ जाता तो हमारा आंसर सही होता, बिकॉज ऑब्वियसली क्या हुआ कि सारी की सारी आइस मेल्ट हुई और प्लस उसने थोड़ी सी हीट गेन करी जो कि वाटर ने लूज करी, लेकिन जैसे यहाँ पे टी नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब 0 डिग्री से नीचे चला गया टेम्परेचर, जो कि हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारा ये assumption कि सारी की सारी आइस मेल्ट कर गई, ये गलत है, तो इसलिए इसका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। इसी को देखने का एक दूसरा तरीका भी है जो मैं बता देना चाहूंगा। दो तरीके से सवाल किया जाता है। देखो, अगर मेरे पास 10 ग्राम आइस है, तो उस 10 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 10/1000 इंटू 3.36 इंटू 10⁵3360 जूल एनर्जी चाहिए, जबकि मेरे पास 40 ग्राम वाटर है जो कि 40/1000 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू मैक्सिमम, ये भैया 15 से ठंडा होकर के 0 पे जाएगा, तो इंटू 15 ये मैक्सिमम हीट दे सकता है। तो इसको 10⁻³ से कैंसिल कर लिया, तो 15 ये 0 से 42 हो गया, तो ये नंबर आ गया 16.8 इंटू 15, जो कि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट 16 इंटू 15 17 इंटू 15 टाइप का नंबर है, तो ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 250 जूल होगा, क्योंकि मुझे मेल्ट करने के लिए जो आइस को मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए वो 3360 जूल की है। तो यहाँ पर बेसिकली वाइस जो वाटर है वो आइस को मेल्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी भी थोड़ा सा वाटर छूट जाएगा और मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बल्कि अगर कोई मुझसे पूछे तो ये नंबर जो होगा ये 250 जूल जो भी होगा, इसको अगर मैं 250 जूल को लेटेंट हीट से डिवाइड कर लूं, तो ये मास ऑफ आइस हो जाएगी जो कि मेल्ट हो गई, बाकी बची हुई आइस रह जाएगी, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कितनी आइस बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहे हैं द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 सेकेंड। After how much time from the t is equal to 0, its displacement will be equal to half of its amplitude, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत बुरी बात लगी, सपोज करो एक पार्टिकल है जो कि x is equal to 0 पे रखा हुआ है, ऑब्वियसली अगर 4 सेकेंड उसका टाइम है तो x is equal to 0 पे x is equal to a जाने पे उसको 1 सेकेंड लगेगा। यहाँ तक मुझे बुरा नहीं लगा। अब लोगों ने क्या कहा कि भाई 0 से a पे जाने पे अगर 1 सेकेंड लगेगा, तो a/2 पे जाने पे आपने कह दिया कि आधा सेकेंड लगेगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर हाफ सेकेंड मार्क किया। दैट इज रियली ट्रबलसम, बिकॉज आप क्या कह रहे हो कि भैया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी चल रही है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली गलत बात है। तो यहाँ पे भाई इसको करने का तरीका ये था कि मैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी रखता। ऑब्वियसली सवाल की थोड़ी बुराई ये है, इन्होंने बताया नहीं है कि t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे है, तो उसको बताना चाहिए ढंग से। तो यहां से x की वैल्यू a/2 रखता, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू हाफ आ जाती, जो कि 2 पाई
बाई कैपिटल 4 इंटू टी, इसका साइन इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 है, तो यहां से साइन से सॉरी पाई बाई 6 है, क्या आ रहा है 30 डिग्री का साइन पाई बाई, मतलब हाफ जो होता है वो साइन पाई बाई 6 पे होता है। इस साइन से साइन कट गया, यहाँ पे नीचे 2 बच गया, पाई से पाई कट गया, तो टी की वैल्यू 1/3। हमने आधे डाउट के करीब अपने ले लिए। इस क्लास में यहीं तक रहेगा, अगली क्लास में हम लोग 28 से आगे शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।